हेलो मेरे दोस्तों, रॉबर्ट कियोसाकी जी ने अपनी एक बुक रिच डैड पुअर डैड में कहा था कि रिच पीपल आर रिच बिकॉज दे अंडरस्टैंड द फाइनेंशियल लैंग्वेज। उनकी जो भाषा होती है ना, वो फाइनेंस की भाषा होती है। वो कई सारे ऐसे टर्म्स यूज़ करते हैं जिनको सुनकर आप समझ सकते हो कि भाई ये इंसान जो है वो फाइनेंशियली लिटरेट है। तो आज मैंने 15 ऐसे टर्म्स लिखे हैं मेरे सामने जो हम डिस्कस करेंगे, जो आपको शायद पता होना चाहिए एज अ कॉमन मैन फाइनेंशियली लिटरेट होने के लिए। और आगे बढ़े उससे पहले, मैं हूं भाविन, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल द आर्ट ऑफ वेल्थ बिल्डिंग, आपका वन पॉइंट डेस्टिनेशन टू सीक एन अनबायस्ड कंसल्टेशन ऑन पर्सनल फाइनेंस। तो दोस्तों, सबसे पहला जो टर्म है वो है कंपाउंड इंटरेस्ट। आइए समझते हैं इस टेबल से। मान लीजिए किसी इंसान ने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए सिंपल इंटरेस्ट पे। अब यहाँ पे उसे 1 लाख का पहले साल का जो इंटरेस्ट मिलेगा वो रहेगा 10,000, लेकिन जो कि यहाँ पे इंटरेस्ट सिंपल है तो उसे अगले साल भी जो इंटरेस्ट मिलेगा वो रहेगा 10,000। ये कांस्टेंट रहेगा और 10 साल बाद जो उसकी वैल्यू बनेगी वो बनेगी 2 लाख रुपए। लेकिन यही सेम 1 लाख रुपया अगर कोई इंसान कंपाउंड इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट करता है तो देखिए कैसे डिफरेंस होगा। उसे पहले साल का जो उसे इंटरेस्ट मिलेगा वो रहेगा 10,000, लेकिन अब उसे इस 10,000 के ऊपर भी इंटरेस्ट मिलना शुरू होगा। दैट इज कंपाउंड इंटरेस्ट। यानी उसे दूसरे साल का जो इंटरेस्ट मिलेगा वो रहेगा 11,000, फिर 12,100, फिर 13,000, और अभी अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो 10 बरस बाद यहाँ पे उसकी जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी 2,59,000 रुपीज़। तो अब अगर आप कंपेयर करो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में उसका जो डिफरेंस है वो बनेगा 259, यानी पूरे 30% ज़्यादा। तो एक जो कहावत है, एल्बर्ट आइंस्टाइन जी ने कहा है, द पर्सन हु अंडरस्टैंड्स द कंपाउंड इंटरेस्ट अर्न्स इट एंड द पर्सन हु डजंट अंडरस्टैंड द कंपाउंड इंटरेस्ट पेज इट। तो सबसे पहला जो टर्म आपको समझना है वो है कंपाउंड इंटरेस्ट। और कंपाउंड इंटरेस्ट का जो सबसे डिसाइडिंग फैक्टर होता है, जो सबसे कोर फैक्टर होता है, वो होता है टाइम। जितना आप अपने पैसे को टाइम दोगे ग्रो होने के लिए, उतना आपको कंपाउंडिंग का ज़्यादा फायदा मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट या नेक्स्ट जो टर्म जो मैंने लिखा है वो है सिबिल स्कोर एंड सिबिल रिपोर्ट। अब दोस्तों, सिबिल स्कोर क्या होता है, सिबिल रिपोर्ट क्या होता है, इसे हम शॉर्ट में समझे उससे पहले अगर आप अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवा कर ये समझना चाहते हैं कि कैसे आप अपने पर्सनल फाइनेंशियल गोल्स अचीव कर सकते हैं, जैसे रिटायरमेंट, बच्चों की पढ़ाई, वेकेशन, कार खरीदना, घर खरीदना, कितने रुपए चाहिए होंगे आपको फ्यूचर में इन गोल्स को अचीव करने के लिए, तो व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पे अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाने के लिए। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज सिबिल स्कोर एंड सिबिल रिपोर्ट। दोस्तों, जब कभी भी आप लोन लेते हो और उस लोन पे अगर आप EMI समय से नहीं भरते हो, यानी किसी भी लोन पे अगर आपने 3 महीने तक अगर आपने EMI नहीं भरा, तो बैंक उस लोन को NPA कर देता है, यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट, और उस लोन को, उस डिफॉल्ट को जो है सिबिल में रिपोर्ट किया जाता है। अब इससे आपका नुकसान क्या होता है? नुकसान ये होता है कि आपका जो बिहेवियर है, आप किस तरीके से, कितना फ्रीक्वेंटली आप डिफॉल्ट कर रहे हो, कितना डिसिप्लिन मैनर में आप अपने लोन की EMI भर रहे हो। जब आप फ्यूचर में दूसरा लोन लेते हो तो आप जिस बैंक से दूसरा लोन अप्लाई करते हो वो आपका सिबिल इंक्वायरी निकालते हैं, और अगर आपका सिबिल स्कोर पुअर हुआ तो आपके लोन मिलने के चांसेस कम हो जाते हैं। दोस्तों, एक और मैं आपको छोटी सी टिप देना चाहूँगा कि अननेसेसरी लोन्स की इंक्वायरी भी मत निकालिए। अगर आपका पर्सनल लोन का ऑफर अवेलेबल है और आपने बस ऐसे ही अप्लाई कर दिया, तो बैंक जो है आपके बिहाफ पे सिबिल पे इंक्वायरी निकालती है, और वो इंक्वायरी भी कहीं ना कहीं आपके सिबिल स्कोर में दिखती है, जो आपके लिए फ्यूचर में थोड़ा नेगेटिव साबित हो सकता है। सिबिल रिपोर्ट क्या होता है दोस्तों? आपका जो सिबिल रिपोर्ट होता है उसमें 700 to 900 पॉइंट्स होते हैं। तो जितना आप 900 पॉइंट की तरफ जाते हो उतना आपका सिबिल स्कोर बेटर माना जाता है। और सिबिल रिपोर्ट में आपकी पूरी हिस्ट्री होती है पिछले कुछ सालों की, कि आपने कौन से क्रेडिट कार्ड्स यूज़ किए गए, क्या आपने समय से उनका जो है पे किया हुआ है कि नहीं पैसा, क्या आपने लोन्स की आपकी EMI सही से पे की हुई है कि नहीं, आपकी कौन सी लोन्स आउटस्टैंडिंग है। तो इसे हम कहते हैं सिबिल रिपोर्ट। तो ये एज अ कॉमन मैन ये एक फाइनेंशियल टर्म है कंपाउंड इंटरेस्ट के बाद जो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है नेटवर्थ। अगेन इसके बारे में मैंने कई सारे वीडियोस में डिस्कस किया है। ऑल योर एसेट्स, जैसे घर हो गया, कार हो गया, या आपके जो भी बाकी जो एसेट्स हैं उनकी वैल्यू लिखिए, और आपकी जो भी लाइबिलिटीज़ है, जैसे कार लोन हो गया, होम लोन हो गया,
लाइबिलिटीज की वैल्यू लिखी, आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो आपके एसेट्स हो गए। तो ये लिखने के बाद अगर आप पॉजिटिव में आ रहे हो, आपका फिगर जो है पॉजिटिव में, तो योर नेटवर्थ इज पॉजिटिव, अदरवाइज योर नेटवर्थ इज नेगेटिव। तो ये आपको पता होना चाहिए कि नेटवर्थ होता क्या है। नेक्स्ट इज एसेट एलोकेशन। अब अगर हम एसेट एलोकेशन की बात करें तो पहले तो हम समझते हैं कितने प्रकार के जो है आप ये कह सकते हो कि एसेट्स होते हैं, यानी कि व्हाट आर द टाइप ऑफ एलोकेशंस दैट यू कैन डू। सबसे पहला होता है डेट, यानी पीपीएफ हो गया, आपका एफडी हो गया, आपका ईपीएफ हो गया, कुछ पॉलिसीज हो गई जिसमें आपको फिक्स्ड रिटर्न मिलता है, एफडी। तो ये हो गया आपका डेट। फिर होता है इक्विटी, यानी किसी कंपनी का स्टॉक आपने खरीद लिया। फिर होता है रियल एसेट, लैंड, कमर्शियल प्रॉपर्टी, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी। फिर होता है कैश, फिर होता है गोल्ड, और आखिरी होता है आजकल कुछ नया आ गया है क्रिप्टो। तो जब आप अपने पैसे इन चीज़ों में जब आप एलोकेट करते हो तो उसे हम कहते हैं एसेट एलोकेशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं कैपिटल गेन। आपने कोई कैपिटल एसेट खरीदा, जैसे स्टॉक, गोल्ड, रियल एस्टेट, जो मैंने आपको भी बताया। जब आप उसे खरीदते हो और जब आप उसे बेचते हो, तो बेचते समय आपको जो मुनाफा होता है, जो प्रॉफिट होता है, तो सेलिंग प्राइस माइनस द कॉस्ट प्राइस, जो मुनाफा होता है उसे आप कह सकते हो कैपिटल गेन। लेकिन यही अगर नुकसान हुआ तो आप उसे कहोगे कैपिटल लॉस। तो एज अ कॉमन मैन, एज फाइनेंशियली लिटरेट पर्सन, वी शुड नो व्हाट इज कैपिटल गेन और कैपिटल लॉस। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टॉक्स। जब आप किसी कंपनी का स्टॉक यानी इक्विटी खरीदते हो तो दोस्तों आप उस कंपनी के उतने प्रपोर्शन के ओनर बन जाते हो, और जब कंपनी प्रॉफिट करता है तो वो कंपनी उस स्टॉक के ऊपर आपको डिविडेंड देता है। और यही जब आप किसी बैंक में एफडी बनाते हो तो उस एफडी पे आपको इंटरेस्ट मिलता है। तो डिविडेंड मिलता है जब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और एफडी जब आपको फिक्स्ड रिटर्न देती है उसे हम इंटरेस्ट कहते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि स्टॉक क्या होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बॉन्ड्स। स्टॉक्स होता है जब आप ओनरशिप ले लेते हो, लेकिन बॉन्ड्स क्या होता है, जब मान लीजिए किसी कंपनी को डेट रेस करना है, मान लीजिए किसी कंपनी को कोई बड़ा प्रोजेक्ट फिनिश करना है, कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करना है और उन्हें पैसों की ज़रूरत है, लेकिन वो इक्विटी इशू नहीं करना चाहते, वो लोगों से कर्जा लेना चाहते हैं। गवर्नमेंट भी ऐसा करती है, राइट। जब उन्हें कोई बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट शुरू करना होता है तो वो लोगों को कहती है कि आप हमें पैसे दो, हम आपको बॉन्ड इशू करेंगे और उस बॉन्ड पे हम आपको कुछ ब्याज देंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि आप जो है लोन दे रहे हो और आपको बदली में जो है बॉन्ड मिल रहा है, जिसका कुछ फिक्स्ड टेन्योर होता है, उसका कुछ फिक्स्ड इंटरेस्ट होता है, और उस इंटरेस्ट को हम क्या कहते हैं, क्यूपॉन। उसे हम क्यूपॉन रेट कहते हैं, यानी कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो उसे हम कहेंगे क्यूपॉन। एक प्रकार का इंटरेस्ट ही होता है, टू कीप इट सिंपल। नेक्स्ट हम बात करते हैं अमोर्टाइजेशन की। ये कुछ नया टर्म हो गया कई लोगों के लिए। लेट्स लुक एट द स्क्रीनशॉट। अगर हम अमोर्टाइजेशन की बात करें, मान लीजिए किसी इंसान ने 50 लाख का होम लोन ले लिया 20 सालों के लिए 7.1% इंटरेस्ट पे, तो उसका जो EMI है वो बनेगा अराउंड 39,000 रुपीज़। अभी अगर आप ऑब्जर्व करोगे स्क्रीनशॉट में, तो पहले महीने की जब वो इंसान EMI भरेगा तो उसका 9482 जो है प्रिंसिपल की तरफ जाएगा और 29,500 जो है वो इंटरेस्ट की तरफ जाएगा, और ये प्रिंसिपल निकालने के बाद जो बैलेंस अमाउंट बचेगा वो बनेगा 49,90,000। यही सेकेंड मंथ, थर्ड मंथ का अगर आप देखो तो इस टेबल को हम कह सकते हैं अमोर्टाइजेशन टेबल। एंड एवरी मंथ व्हेन यू पे योर इंटरेस्ट और एवरी मंथ व्हेन यू पे योर EMI, उसका कुछ हिस्सा जाता है इंटरेस्ट और कुछ हिस्सा जाता है प्रिंसिपल की तरफ, जिसे हम कहेंगे अमोर्टाइजेशन। तो ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा। लेट्स लुक एट द नेक्स्ट विच इज टर्म लाइफ इंश्योरेंस। अब टर्म प्लान के क्या फायदे हैं, टर्म प्लान क्यों होना चाहिए आपका। बेसिकली आपका टर्म प्लान होना चाहिए अगर आप चाहते हैं कि भगवान न करे अगर आप कमाने वाले इंसान हैं और कल को अगर आप नहीं रहे किसी कारण से, तो आपकी फैमिली को वो पैसा दिया जाता है और घर के कमाने वाले इंसान की जो इनकम को है रिप्लेस टर्म प्लान की मदद से किया जाता है। तो इसे हम कहेंगे टर्म लाइफ इंश्योरेंस। नेक्स्ट अगर हम बात करें वो है इन्फ्लेशन। दोस्तों ये समझना बहुत ज़रूरी है। एक जो फाइनेंशियली लिटरेट इंसान होता है ना, वो इन्फ्लेशन को बहुत अच्छे से समझता है। लेट्स लुक एट दिस स्मॉल एग्जाम्पल। इन्फ्लेशन इज अ इनविजिबल मॉन्स्टर। देखिए अगर हम 6% का इन्फ्लेशन पकड़ के चलते गए तो 2006 में बेसिकली इन्फ्लेशन रिड्यूसेस द परचेजिंग पावर ऑफ योर करेंसी, ऑफ योर मनी। यानी 2006 में आपको 1 लाख रुपए की वैल्यू आज के सिर्फ 39,000 के बराबर है। उसका क्या मतलब हुआ कि जो चीज़ें खरीदने के लिए आपको 2006 में 39,000 रुपीज़ देने पड़ते थे, वो सेम चीज़ खरीदने के लिए आज आपको 1 लाख रुपया देना पड़ेगा। लेट्स लुक एट दिस एक्सटेंशन ऑफ दिस स्क्रीनशॉट। एवरेज स्कूल फी 10% इन्फ्लेशन के हिसाब से 2006 में थी 1,200 रुपये, आज है 6,000।
यही अगर हम डॉक्टर के कंसल्टेशन की बात करें तो 8% इन्फ्लेशन के हिसाब से तब थी 150 रुपीज़, आज है 500 रुपये। एक हायर कॉस्ट ऑफ एजुकेशन, इंजीनियरिंग अगर किसी को करनी थी, एक एग्जाम्पल दूँ तो तब का 3 लाख रुपीज़ आज का हो गया 15 लाख रुपये। और एवरेज कॉस्ट ऑफ वेकेशन 2006 की थी करीब करीब 14,000 रुपये, जो आज है करीब करीब 50,000 रुपये। तो इफ़ यू नोटिस, इन्फ्लेशन को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप इन्फ्लेशन को नहीं समझोगे ना दोस्तों, तो आप कभी भी इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए आप इन्वेस्ट करोगे ही नहीं। तो इवेंचुअली यू विल लूज द परचेसिंग पावर ऑफ योर करेंसी। ये समझना बहुत ज़रूरी है। लेट अस लुक एट नेक्स्ट पॉइंट, जो है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। लेट अस लुक एट वन एग्जाम्पल। अगर कोई इंसान आपको ऑप्शन दे दे कि आज मैं आपको 1,000 रुपये दूंगा या 5 बरस बाद मैं आपको 1,200 रुपये दूंगा, तो आप क्या करोगे? दोस्तों, अगर मैं आपकी जगह पे हूं तो मैं कहूंगा भाई मुझे 1,000 रुपये आज दे दे। क्यों? ऐसा नहीं कि मैं उस इंसान को ट्रस्ट नहीं करता हूं, लेकिन उसका लॉजिकल रीजन है। देखिए दोस्तों, अगर मुझे पता है कि यही 1,000 रुपया अगर मैं 5 सालों के लिए 10% पे अगर इन्वेस्ट कर दूंगा तो मुझे 5 सालों बाद 1,600 रुपये होके मिलेंगे, लेकिन वो इंसान मुझे कितने का ऑफर दे रहा है? 1,200 का। तो ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है। आज का 1,000 रुपया आप 5 साल बाद कितना उसको कर सकते हो। यही अगर उस इंसान ने मुझे कहा होता कि मैं 1,000 रुपये आज दूंगा या 3,000 रुपये 5 साल बाद दूंगा, तो आप क्या सिलेक्ट करोगे? तो शायद मैं सिलेक्ट करता 3,000 रुपये। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। देखो, ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल है आपको समझाने के लिए, लेकिन कई बार हमें लाइफ में बड़े बड़े डिसीजंस लेने पड़ते हैं जहां हमको ये सोचना पड़ता है फाइनेंशियली कि आज ये करना सही होगा कि फ्यूचर में इसका बेनिफिट हमें ज़्यादा मिलेगा। तो दिस इज कॉल्ड एज टाइम वैल्यू ऑफ मनी। और दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट जो है एक फाइनेंशियली इंटेलिजेंट इंसान बहुत अच्छे से समझता है और शायद इसीलिए वो रिच होता है। नेक्स्ट पॉइंट जो मैंने लिखा है वो है रीबैलेंसिंग। लेट अस लुक एट दिस स्क्रीनशॉट वेरी क्विकली। रीबैलेंसिंग को समझने के लिए, मान लीजिए रोहित ने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए 2011 में। उसने 70,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किए इक्विटी में, 20,000 रुपीज़ यानी 20% उसने इन्वेस्ट किया डेट में, और 10% यानी 10,000 रुपीज़ उसने इन्वेस्ट किए गोल्ड में। यानी उसने अपने 1 लाख रुपए को 70, 20 और 10 के रेशियो में इन्वेस्ट कर दिया। लेकिन अब इन 10 वर्षों में यानी 2021 में, 2011 टू 2021, उसे इक्विटी ने 12% का रिटर्न दिया, डेट ने उसे 8% का रिटर्न दिया और गोल्ड ने उसे 7% का रिटर्न दिया। इट मीन्स कि अब उसके 1 लाख रुपए टोटल बढ़ के हो गए 2,80,000। लेकिन अब उसका जो ग्रोथ होने के बाद जो उसका एलोकेशन थोड़ा मिसमैच हो गया। 78% चला गया इक्विटी में यानी 2,17,000, जो कि 70,000 की वैल्यू बढ़ के हो गई 2,17,000। डेट में जो 20,000 थे उसकी वैल्यू बढ़ के हो गई 43,000 और गोल्ड में जो 10,000 थे उसकी वैल्यू बढ़ के हो गई 19,000। इट मीन्स उसका जो भी नया एलोकेशन है वो बढ़ के हो गया 78%, 15% एंड 7%। लेकिन अब रोहित चाहता है कि उसका एलोकेशन दोबारा पहले जैसा हो जाए 70, 20 एंड 10। तो अब उसे क्या करना पड़ेगा? उसे इस चीज को रीबैलेंस करना पड़ेगा। हाउ विल ही डू इट? वो इक्विटी का 21,000 बेच के गोल्ड और डेट में 12,800 और 8,300 रुपीज इन्वेस्ट करेगा। तो उसका सेम जो नया एलोकेशन है 2,80,000 का कैसा हो जाएगा? 70% विच इज 1,96,000 रुपीज इन इक्विटी, 56,000 रुपीज इन डेट एंड 28,000 रुपीज इन गोल्ड। तो दोस्तों, ये था रीबैलेंसिंग। जब आप अपने एसेट एलोकेशन को आप रीबैलेंस करते हो कुछ सालों बाद, उसे हम कहते हैं रीबैलेंसिंग। आई होप आपको ये समझ में आ गया। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। नेक्स्ट है वो है टर्म इंश्योरेंस प्रीमियम। जैसे मैंने आपको बताया टर्म लाइफ इंश्योरेंस, जब आप उसका प्रीमियम भरते हो उसे हम कहेंगे प्रीमियम, टर्म इंश्योरेंस प्रीमियम। नेक्स्ट पॉइंट जो मैंने लिखा है वो है हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम। दोस्तों, जब जो इंश्योरेंस अनफॉर्चुनेटली हॉस्पिटलाइजेशन होने पे जो आपका बिल भरता है उसे हम कहते हैं हेल्थ इंश्योरेंस या मेडिक्लेम। जब आप उसका प्रीमियम भरते हो तो हम उसे कहते हैं हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम। तो आपको यह भी समझ आ गया कि हेल्थ इंश्योरेंस क्या होता है, और जब आप उसका प्रीमियम भरते हो तो हम उसे कहते हैं हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम। नेक्स्ट जो है वो है लेवरेज। यह है आखिरी 15th पॉइंट, लेवरेज। दोस्तों, लेवरेज का मतलब क्या हुआ? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए आपके पास 10 लाख रुपए पड़े हुए हैं जो आपने एक शॉप की डाउन पेमेंट दे दिया, और आपने 90 लाख रुपीस का, मान लो 1 करोड़ का शॉप है, आपने 90 लाख रुपीस का लोन ले लिया। अब आपके 90 लाख रुपीस की जो ईएमआई है, एक एग्जांपल दे रहा हूं, ये सिर्फ एक एग्जांपल है दोस्तों, प्लीज कमेंट मत कीजिएगा आजकल इतना रेंट कौन देता है, इतना यील्ड कहां से आता है। ये सिर्फ एक एग्जांपल है। 90 लाख रुपीस के लोन का मान लो आपका 80,000 रुपीस का ईएमआई आ रहा है, लेकिन आपको उस शॉप का जो रेंट है वो 90,000 रुपीस आ रहा है।
तो आपने जो है यहाँ पे पॉजिटिव लेवरेज किया, आपका ईएमआई जो है वो लोन से कम आ रहा है और आपको 10,000 रुपये जो है एक्स्ट्रा आ रहे हैं। लेकिन यही मान लो अगर उल्टा होता, आप 80,000 रुपीज़ का ईएमआई भर रहे हो लेकिन आपको रेंट आ रहा है सिर्फ 60,000 रुपीज़, तो यहाँ पे आपका जो लेवरेज है वो नेगेटिव चला गया, आपका कैश फ्लो जो है वो नेगेटिव चला गया, आप ईएमआई ज़्यादा भर रहे हो रेंट आने के कंपैरिजन में। तो ये होता है लेवरेज। ये बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल था। तो दोस्तों ये थे कुछ 15 पॉइंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ आपको कुछ नया सीखने मिला, कुछ नए टर्म्स जानने मिले। दोस्तों अगर कुछ सीखने मिला तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने यंग फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ। हमारा टारगेट है यंग इंडिया को फाइनेंशियली लिटरेट बनाना। अब तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, तो आपको जो है हमारे हर संडे और वेडनेसडे वाले वीडियोस अपलोड होते ही नोटिफिकेशन मिलेगा आपके स्मार्टफोन में। और अगर आपने अब तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है। आप हमारे वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हो जो है theartofwealthbuilding.com। आप हमारा यूट्यूब चैनल मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से आज कुछ सीखने मिला। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर।